सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम योर ओन चैनल ओजोन क्लासेस। मैं हूं आप लोगों का दोस्त विपिन कुमार शर्मा एंड इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एथिकल इश्यूज इन डिटेल. So firstly we should understand that what is the meaning of ethical issues, and after that we are going to go into the text which is given in NCERT book so that we can understand all the major aspects and concepts clearly. So ethical issues का मतलब ये है कि इंसान के कुछ ना कुछ moral ethics होने चाहिए. ओके, कुछ ना कुछ हमारे अंदर लोगों को लेकर सहानुभूति होनी चाहिए. हम कुछ भी रोबस्टली नहीं कर सकते. We know very well that genetics, recombinant DNA technology, the improved biotechnology is very important for human welfare, but we cannot manipulate the organisms, the animals, the plants at very large extent without thinking about the ecosystem. नेचर ने हम लोगों को जैसा बनाया है, जो नेचुरल इवोल्यूशन हुई है, जो नेचुरल म्यूटेशंस हुई हैं, वो बहुत जरूरी होती है अडेप्टेबिलिटी के लिए, सर्वाइवल के लिए. लेकिन अगर हम ये सारी चीजें खुद इंड्यूस कराएं तो आपको पता है दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी वर्थ इट, प्लस इट इज गोइंग टू बी डिजास्टरस. एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. We are using the recombinant DNA technology, we are using the biotechnological tools to modify or to manipulate the animals at very large extent. हालांकि वो हमें एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाकर देते हैं, हालांकि वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होते हैं, बट इट इज नॉट द केस 100% ऑफ द टाइम. Sometimes they may take some other form which may be harmful for rest of the individuals. ओके, या फिर वो उसकी खुद की स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए हार्मफुल हो सकता है. इसीलिए कुछ ना कुछ मॉरल एथिक्स प्लस एक बैरियर होना जरूरी है. हर चीज के प्रॉस और कॉन्स तो होते ही हैं दोस्तों. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा. जितने ज्यादा एडवांटेजेस और जितने ज्यादा बेनिफिट हैं बायोटेक्नोलॉजी के, उतने ही ज्यादा उसके हार्म्स भी हैं, उतने ही ज्यादा लॉसेस भी हमें देखने पड़ सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की वजह से. सो हमें हर चीज के ऊपर एक बैरियर लगाना पड़ेगा कि अप टू दिस लेवल इट इज ओके, बट इफ यू आर क्रॉसिंग दैट बैरियर, इफ यू आर क्रॉसिंग दैट लेवल, देन इट इज नॉट गोना बी फाइन. ओके, सो फॉर दैट काफी सारी कमिटीज बनी है, जैसे कि GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी. जब वो कमिटी आपके रिसर्च को अप्रूव करती है, ओनली देन यू कैन मैनिपुलेट द ऑर्गेनिजम्स, अदरवाइज यू कैन नॉट डू सो. सो आप जब भी ऐसे कुछ एनिमल्स को मैनिपुलेट करने की बात करते हैं, आपको पहले परमिशन लेनी होती है, एंड आफ्टर दैट if your experiment is approved, only then can you can do so. तो दोस्तों आज बात करेंगे डिटेल में. उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हैं, बिकॉज टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप और चैनल दोनों है, जहां पर मैं अपने हर वीडियो के लिंक्स पर्सनली जाके शेयर करता हूं. इंस्टाग्राम हैंडल इज विपिन शर्मा बायोलॉजी, यू कैन फॉलो मी अप देयर. And my new channel is VIP Talks. The link is provided in the description below. Please subscribe to this channel as well as to VIP Talks. अगर आप जुड़े हुए हैं पहले से, then thank you. So ethical issues की बात करते हैं दोस्तों. The manipulation of living organisms by human race cannot go any further without regulation. It means that regulation is very important in each and every case. हर चीज में, चाहे अगर आप अपने खाना खाने तक की बात करें, if you have ordered pizza and if you have a capacity to eat 5 slices, then obviously अगर आप 7 slices खाएंगे तो आपको उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है. आपको ही बाद में काफी सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सो हर चीज में रेगुलेशन होनी चाहिए कि हर काम आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट देयर शुड बी अ लिमिट फॉर दैट. एंड वो लिमिट जानना बहुत जरूरी हो गया था व्हेन द साइंटिस्ट वर रोबस्टली मैनिपुलेटिंग द ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक मटेरियल. सो कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे टू इवेल्युएट द मोरालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज दैट माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जैसा कि हमने बताया, ये जो आपके स्टेप्स हैं, दीज आर हेल्पफुल एंड दीज आर हार्मफुल एज वेल. इनमें मोरालिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है. अगर हम किसी भी इंडिविजुअल के बारे में सोचे बिना सिर्फ ह्यूमन वेलफेयर को देखते हुए काम करने लग जाएं, तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी. और यही हुआ है आज से पहले. What we have done for industrialization purpose, we have cleaved all the forest, we have done deforestation, we have just ruined our water bodies, and we have just done the worst to our environment. That is just because of human welfare, because we think about ourselves only. We do not care that what is going to be the consequences. So it becomes very important to understand each and everything, the link, the connection in ecosystems, because अगर आप एक ऑर्गेनिज्म को भी मार देते हो, पूरी की पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाएगी. समझ लो कि एक जंगल है जहां पर लायन है. ओके,
ये जो है किसको खाते हैं? ये डियर को खाते हैं। डियर किसे खाती है? डियर ग्रास को खाती है। एंड समझ लीजिए यहां पर कुछ ना कुछ आपके बैक्टीरिया और फंगस भी हैं जो कि आपका क्या काम करते हैं? जो कि आपका डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म मर गया उनको डिकम्पोज करके आपके प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम करते हैं ये बैक्टीरिया और फंगस। तो इनका रोल तो सबसे ऊपर है। अब क्या हुआ? समझ लीजिए डियर मर गए, सारे डियर खत्म कर दिया आपने। क्या लायन अब ग्रास खाएगा? ऑब्वियसली नहीं। क्या लायन अब बैक्टीरिया खाएगा? ऑब्वियसली नहीं। यानी अगर आपने इस पूरी चेन के एक कंपोनेंट को तोड़ दिया तो बचे हुए कंपोनेंट्स अपने आप नष्ट हो जाएंगे। समझ लीजिए आपने ग्रास को खत्म कर दिया, ग्रास है ही नहीं, तो डियर क्या खाएगी? बैक्टीरिया? ऑब्वियसली नहीं। डियर क्या खाएगी? लायन? ऑब्वियसली नहीं। इट मींस दैट अगर आप इकोसिस्टम के किसी भी कंपोनेंट को अफेक्ट करते हैं, मैं सिर्फ बायोलॉजिकल कंपोनेंट बता रहा हूं, आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं, तो अगर आप किसी भी चीज को छेड़ने की कोशिश करते हैं उसके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक हो सकते हैं। सो इट बिकम्स वेरी वेरी एसेंशियल टू हैव अ लिंक, ओके, हर चीज के बारे में जानना और कॉन्सिक्वेंसेस को समझना। गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इश्यूज, द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जैसा कि मेडिसिन बनाना, जो हमने इंसुलिन बनाया था, जीन थेरेपी का जो केस था, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट कहीं ना कहीं इससे नुकसान भी है, तो हमें चीजों को बैलेंस करना है। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, वी आर नॉट सेइंग कि भाई ये अनएथिकल है, इसे करो ही मत, बायोलॉजिकल साइंसेस में तरक्की रोक दो, या फिर आप जो है बिल्कुल भी रिसर्च मत करो ट्रांसजेनिक्स के ऊपर, जीनोमिक्स के ऊपर, प्रोटियोमिक्स के ऊपर। इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ होल वर्ल्ड, बिकॉज द सिनेरियो इज चेंजिंग राइट नाउ। बट यू नीड चेक पॉइंट। आपको एक चेक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, आपको एक ट्रैफिक हवलदार की जरूरत है जो आपको टाइम आने पर आपका चालान काट दे और आपको ये याद दिलाए दैट यू आर डूइंग रॉन्ग। ओके, सो इन सारी चीजों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स आपको यहां पर मिलते हैं विच कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ लाइफ साइंसेज, विच कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, बट दिस हैव हार्मफुल इफेक्ट्स आल्सो। सो देयर आर सम सॉरी गवर्नमेंट फंडेड एजेंसीज या कमिटीज जिनको रखा गया, जिनको बनाया गया, जिनका गठन किया गया, जिससे कि आपको पता लग सके कि कौन सी चीजें एथिकल हैं और कौन सी अनएथिकल, एंड दे आर गोइंग टू अप्रूव योर एक्सपेरिमेंट्स। ओके, सो जीईएसी, दैट इज जेनेटिकल इंजीनियरिंग, जिसे आप रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हो, अप्रूवल कमिटी। इट मींस दैट जिस जीएईसी जो है वो आपके जो आप रिसर्च करने वाले हो उसको अप्रूव करेंगी और उस पर आपका डिसीजन सुनाएंगी, और उस हिसाब से आप जो है अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हो। ऑलराइट, सो इसका जो गठन है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फुल फॉर्म इज क्वाइट क्रूशियल टू अंडरस्टैंड। ओके, सो इसको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। द मॉडिफिकेशन और यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, फॉर एग्जांपल जो फूड बनाए गए या मेडिसिन बनाई गई, इन सब पे पेटेंट के नाम पे बहुत सारा झगड़ा हुआ। अब पहले जानना जरूरी है कि पेटेंट क्या है। इस पूरे स्टेंजा को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेटेंट वर्ड को जानना। पेटेंट का मतलब होता है खुद का अधिकार दिखाना, और जिसके पास पेटेंट होता है वो किसी भी और इंडिविजुअल को मना कर सकता है उसकी बनाई हुई चीज यूज करने से। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दैट अ फ्यू साइंटिस्ट, इफ दे हैव डेवलप्ड अ न्यू वैरायटी ऑफ व्हीट, समझ लीजिए उन्होंने कोई नई वैरायटी बनाई गेहूं की जो बहुत ही ज्यादा बेहतर है, जो खाने से इंसान का एक रोटी में ही पेट भर जाएगा, उसके अंदर प्रोटीन भी है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है। लेट्स से समवन हैज डेवलप्ड सच काइंड ऑफ ग्रेन एंड ही गॉट इट्स पेटेंट। हम चाहते हैं कि हम उसे इंडिया में यूज करें, जिससे कि यहाँ पर जो फिलहाल लोगों को खाना वाना नहीं मिल रहा है या फिर खाने की जो भी समस्या है उसको हम लोग सुलझा पाए या फिर उन वैरायटीज को अडॉप्ट कर पाए। हमें हैंड रिटन परमिशन लेनी पड़ेगी, हमें उसके लिए परमिशन चाहिए रहेगी पेटेंट होल्डर की, उसके बाद ही हम उस चीज को ले पाएंगे। और अगर हम ले आते हैं तो उसके लिए हमें पेटेंट होल्डर को पैसा देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ नॉवेल डिस्कवरी। तो जो डिस्कवरर होता है उसे उस पेटेंट का फायदा जिंदगी भर होता है। आप सबने सुना ही होगा फोल्डस्कोप बनाया गया था, एक इंडियन साइंटिस्ट है मनु, he was learning in Stanford University. I think I don't remember the name of university exactly, but 99% it is Stanford. So उन्होंने फोल्डस्कोप बनाया which is the world's cheapest microscope, जो उन्होंने लोगों तक पहुंचाया, घर घर तक पहुंचाया, and he got its patent. Now Amazon उस फोल्डस्कोप को बना बना के बेचता है। उन्होंने सिर्फ क्या किया, उन्होंने अपना फॉर्मेट बेचा। ओके,
उस फॉर्मेट को उन्होंने पेटेंट करा लिया दैट दिस इज आवर पेटेंट, इफ यू वांट टू सेल इट यू नीड टू बाय इट फ्रॉम मी, यू नीड टू टेक द परमिशंस फ्रॉम मी, विदाउट एनी प्रायर रिटन परमिशन यू कैन नॉट sell it anyhow. If you are found to sell this sports scope without my prior written permission, then you will be, you know, going to have a lot of bad things in your life. जाहिर सी बात है, पुलिस केस वगैरह या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं. पेटेंट इज समथिंग रियली बिग जो कि अभी आप लोगों के लिए समझना मुश्किल है. आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दिस. सो इसी तरीके से जो पेटेंट है उन पे काफी झगड़े होते हैं. कुछ बोलते हैं मैंने बनाया है, कुछ बोलते हैं मैंने बनाया है, और काफी ऐसी पेटेंट अथॉरिटीज थी पहले जो कि इनको देखती नहीं थी. हाँ भाई, इस पे कोई पेटेंट नहीं है, इफ यू वांट टू टेक द पेटेंट यू कैन. अभी फिलहाल बहुत मारामारी चल गई है इस चीज पे. तो ऐसा होता था कि काफी जो गांव थे, गांव खेड़े के इलाके, वो बहुत सारी चीजें यूज करते हुए आए थे. जैसे कि हल्दी यूज करते हैं, ओके, एंटीबायोटिक इफेक्ट्स है उसके. दे यूज टू यूज नीम, ओके, इंसेक्टिसाइडल इफेक्ट्स है उसके. आप नीम के पत्ते घर के बाहर लगा लो, इंसेक्ट्स नहीं आते. कहा जाता है आप नीम के पत्ते का धुआं करके एक बार घर में अगर फैला दो एक बार थोड़ा सा, then obviously you might be killing a lot of insects. Okay, at the time of rainy season it is done so. और इंडिया में ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कॉमन है. हम लोग गोबर जो है उसकी पेंटिंग्स बनाते थे घर के बाहर, and that is something which is, you know, also protecting yourself from diseases. उसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक लोगों को नहीं पता था, but they were using it from, you know, very past. वो बहुत पहले से ये सारी चीजें करते हुए आ रहे थे. कुछ लोगों ने इनका पेटेंट ले लिया और बोले कि हमारी टेक्नोलॉजी है. अगर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता, लेट्स से हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था, हम अपनी ही टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए पैसे देते. हम वो चीज जो बहुत हजारों सालों से करते आ रहे हैं उसको ही हमें प्रूव करने के लिए पैसे देने पड़ते, उसे अपने देश में करने के लिए. समझ रहे हो? सो दैट्स व्हाई पेटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द थिंग दैट यू आर डूइंग यू मस्ट पेटेंट दैट, अदरवाइज कॉपीराइट लग जाता है. जैसे कि अगर मैं किसी और की वीडियो उठा के YouTube पे डाल दूं, आप सबने सुना होगा कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है. जिसकी मैंने वीडियो का छोटा सा क्लिप उठाया वो बोलेगा भाई तूने मेरी वीडियो यूज करी है, यू आर नॉट द ओनर ऑफ दिस वीडियो क्लिप, सो यू नीड टू डिलीट इट. मैं एक ऑथर हूं, आई कैन नॉट टेक द डेटा फ्रॉम एनी अदर्स बुक. मैं उस डेटा को ले ही नहीं सकता. ऑब्वियसली सारी चीजें सेम रहेंगी, रेप्लिकेशन ही रहेगी, ट्रांसक्रिप्शन ही रहेंगी, बट स्टिल हमें इमेजेस नहीं बनानी पड़ती हैं. वी नीड टू इनकॉर्पोरेट द न्यू डेटा, वी नीड टू मोल्ड द स्टेटमेंट्स, एंड आफ्टर दैट अ बुक और अ मैन्युस्क्रिप्ट इज, यू नो, गॉट डन. बिकॉज वी डोंट वांट अ कॉपीराइट स्ट्राइक जो कि हम पे आए, जिसकी वजह से किताब छपना या बिकना बंद हो जाए. ओके, सो इन सब चीजों में काफी ज्यादा मेहनत लगती है. दैट्स व्हाई द पेटेंट और द कॉपीराइट और द ओनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो काफी सारे ऐसे केसेस देखे गए जहां से नॉवल वैरायटी आ रही है उनको क्रेडिट ना देकर सामने वाले ने पेटेंट करा लिया. जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है एनसीईआरटी में, वो है राइस का. ओके, तो राइस जो है इंडिया में बहुत पहले से यूज किया जा रहा है. हमारे जो सांस्कृतिक गीत है, जो लोकगीत होते हैं, जो गांव में लोग गाना गाते हैं, उसमें राइस का जिक्र है. हमारे जो पुराने यू नो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनमें राइस का जिक्र है. हम लोग काफी हजारों सालों से एशिया में राइस उगाया जा रहा है, लेकिन यूएस के कुछ साइंटिस्ट ने पेटेंट ले लिया हमारे बासमती राइस पर. जबकि इंडिया में जो राइस है दोस्तों वो इतना ज्यादा उगाया जाता है दैट इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यू नो प्रोड्यूसर ऑफ राइस. एशिया में बहुत ज्यादा बनाया जाता ही है. अगर आप एशिया की एग्रीकल्चरल हिस्ट्री देखें तो आपको पता लगेगा राइस यहाँ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड है. स्टेपल फूड वो होता है जिसके बिना सर्वाइवल बहुत मुश्किल है. फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो स्टेपल फूड है इंडिया में, ऑलमोस्ट एट ऑल द प्लेसेस इट इज राइस एंड व्हीट. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दीज टू थिंग्स. ओके, साउदर्न पार्ट्स में राइस ज्यादा खाया जाता है और नॉर्दर्न पार्ट्स में आपका व्हीट ज्यादा कंज्यूम किया जाता है. ओके, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है. तो हजारों सालों से हम लोग ये उगा रहे हैं. 2 लाख से भी ज्यादा वैरायटीज सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं राइस की. 2 लाख से भी ज्यादा वैरायटीज, और जिनमें से 27 वैरायटीज जो हमने डॉक्यूमेंट करवाई है वो तो सिर्फ और सिर्फ बासमती राइस की है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर होता है और कैरेक्टरिस्टिक अरोमा होता है. यानी कि एक खुशबूदार पतले दाने, लंबे दाने वाले बासमती चावल होते हैं जिनमें खुशबू और इनका स्वाद बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक होता है. इनकी 27 वैरायटीज तो इंडिया में डॉक्यूमेंटेड है, यानी जिनके बारे में लिखा गया है, पढ़ा गया है, लेकिन तब भी पेटेंट के टाइम पे बहुत लोचा हो गया. पब्लिक जो है बहुत ज्यादा गुस्सा होती है पेटेंट्स को लेकर. क्यों? क्योंकि जो इंडिजीनियस पीपल हैं या जो फार्मर हैं जिन्होंने अपने देश में उस चीज को यूज किया है, उसको ही उस पे अधिकार नहीं है. India is producing basmati rice. We know very well that there are 27 documented varieties of basmati rice, but still a US company got its patent and we are not able to use our basmati rice, जो कि हम हजारों साल से कर रहे हैं,
किसी और ने हमारे काम पे हाथ मार लिया और अब हमें हमारा काम करने के लिए ही पैसे देने पड़ेंगे। इट इज नॉट गुड एंड दैट्स व्हाई टेकिंग द पेटेंट इज ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउअडेज। सो यहां पर क्या हुआ कि बासमती राइस का जो रेफरेंस था वो इंडिया के एंशियंट टेक्स्ट में था, फॉल्कलोर में था, जो मैंने आपको बताया, पोइट्रीज, कविताएं, लोकगीत वगैरह में था। सो ये हमारी थी, हमें पता है। लेकिन 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट ले लिया बासमती राइस के ऊपर और कहा ये तो बहुत ही नया विज्ञान है, ये तो हम लोग लेकर आए हैं, बासमती राइस हमने बनाया है। और यूएस पेटेंट ऑफिस से और ट्रेडमार्क ऑफिस से इनको जो है पेटेंट मिल भी गया। ओके। और एनसीईआरटी की एक खास बात बताऊं दोस्तों, बात बात में कंसेप्ट है, यहां पे न्यू के आगे कॉमा लगाए हुए हैं दोनों प्लेसेस पे, क्योंकि यहां पर अंग्रेजों की मारने की पूरी कोशिश करी गई है। न्यू के बगल में कॉमा इसलिए लगाया बिकॉज दे वांट टू लेट यू नो गाइस दैट दिस न्यू वैरायटीज, जो कि अंग्रेज कह रहे हैं कि न्यू है, दैट वाज नॉट न्यू, दैट वाज आवर वैरायटी। ओके, इसीलिए इसको इस तरीके से लिखा गया है, न्यू को बहुत अलग वे में लिखा गया है, नॉर्मल सेंटेंस में भी काटा जा सकता था, बट बहुत सोच समझ के बुक बनाई हुई है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी केयरफुली। सो कंपनी जो है वो नई वैरायटी को यूएस और अब्रॉड में बेचने लग गई, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन है वैरायटी हमारी। सो न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैज एक्चुअली बीन डेराइव्ड फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स वैरायटीज, हमारे फार्मर्स की जो वैरायटीज थी उनसे लिया गया था। इन्होंने पता है क्या किया, सिंपल सा तरीका है, इंडिया से बासमती राइस की एक वैरायटी ले जाओ, उसे किसी भी सेमी ड्वार्फ वैरायटी से क्रॉस करा दो और बन गई एक नई बासमती वैरायटी। यानी कि लोगों का काटने की पूरी कोशिश करी गई, काट नहीं पाए वो अलग बात है, बिकॉज वी got it somehow. So Indian basmati was crossed with semi dwarf varieties and was claimed as an invention or a novelty. इसको एक नॉवल डिस्कवरी कहा गया जो कि ये नहीं थी। ओके, द पेटेंट एक्सटेंड्स to functional equivalents implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent. यानी कि इंडिया में जो लोग बासमती बेच रहे थे, अब अंग्रेज उन्हें बोल सकते हैं कि भाई तुम नहीं बेच रहे हो। ओके, बिकॉज यूएस की जिस कंपनी ने पेटेंट करा लिया है वो ऑब्वियसली नहीं चाहेगी कि हम लोग बिना पेटेंट वाले लोग उनकी वैरायटीज को बेचें, यानी कि इनडायरेक्टली अपनी वैरायटीज को बेचें। सो हमारी गर्दन पे तलवार रख दी, उसी तलवार को जो हमने खुद ने बनाई थी। सो पंगा था। So several attempts has also been made to patent uses, products and processes on herbal medicine. यानी इंडिया में हम लोग जो पहले से यूज करते आ रहे थे, जैसा मैंने आपको बताया टर्मरिक, so it was used as an एंटीबैक्टीरियल एजेंट, एंटीबायोटिक एजेंट। नीम जो है यूज किया जाता था एज एन इंसेक्टिसाइडल एजेंट। इन सब को जो है दोस्तों पेटेंट कराने की कोशिश की गई बाहर की कंपनी ने, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में नॉलेज ही नहीं थी। हम तो बहुत भोले लोग हैं और हमें ऐसा लगता है चलो यार ले जाओ, लेकिन ले जाके वो लोग क्या कर रहे हैं, वी वर नॉट नोइंग दैट। ओके, सो अमेजोन पे आप लोग सर्च कर सकते हैं, जो दातुन होती है नीम की वो बहुत महंगी बिकती है इन फॉरेन कंट्रीज। ओके, हर्बल टूथब्रश ऐसा करके कुछ था, मैंने देखा था, एक पोस्ट आया हुआ था मेरे पास और उसमें ऐसा था, एंड इट वाज अराउंड $16। ओके, जो कि हमारे यहाँ पेड़ पेड़ पे उगती है, वो $16 में दे यूज्ड टू सेल इट अप। सो उन्हें पता है किस तरीके से बिजनेस करना है और लोगों को किस तरीके से चीजों को बेचना है। सो टर्मरिक और नीम पे भी ऐसा केस आया राइस के साथ साथ। अगर वी आर नॉट विजिलेंट एंड वी डू नॉट इमीडिएटली काउंटर दीज पेटेंट, अगर हमें थोड़ा भी भनक नहीं लगती और हम इस पेटेंट को नहीं देखते कुछ सालों तक, तो हमें अपने ही देश में धान उगाने के लिए, चावल उगाने के लिए लोगों से भीख मांगनी पड़ती और उसे अपने देश में इंपोर्ट कराने के लिए हमें सामने से पैसे भी देने पड़ते और हम कुछ कर भी नहीं पाते। एक बार पेटेंट हो गया तो हो गया। अगर आप उसे क्लेम नहीं करते कि ये मेरा है, तो सामने वाला पेटेंट लेकर बैठ सकता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द एथिकल इश्यूज एंड इन द कमिंग लेक्चर मैं आपको थोड़े और एग्जांपल्स बताऊंगा अबाउट द बायोपीरेसी, यानी कि बायोलॉजिकल चीजों को पेटेंट कराने में किस तरीके से धांधलीबाजी की जाती है और किस तरीके से लोगों के काम पर हाथ मारा जाता है और कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो आज तक हुए, इनके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताने वाला हूं। ओके, सो जो नंबर है इनको याद रखना है आपको। 2 लाख वैरायटीज इंडिया में ओवरऑल मिलती हैं। 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज ऑफ बासमती राइस जो है वो डॉक्यूमेंटेड है। 1997 में यूएस कंपनी ने यूएस पेटेंट से और ट्रेडमार्क ऑफिस से जो है पेटेंट करा लिया था बासमती राइस को, जो कि कुछ नहीं था, इंडियन फार्मर्स की वैरायटीज को किसी सेमी ड्वार्फ वैरायटी से क्रॉस कराया और बोले कि नॉवेलिटी है, बट नहीं थी। ओके, और इसी तरीके से एक ब्रेजीन प्रोटीन था जिस पर भी ये सारी चीजें हुई। तो ब्रेजीन वाज अ केमिकल दैट वाज यूज्ड इन साउथ अफ्रीका और वो लोग जो थे इसको एज अ स्वीटनर यूज करते थे। इतना ज्यादा स्वीट था कि भाई मतलब हद है।
लेकिन इसको फिर दोबारा अंग्रेजों ने पेटेंट कराने की कोशिश की और वहां के लोगों ने फिर विद्रोह कर दिया दैट इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू अस, सो यू शुड गिव इट बैक। ओके, एंड द पेटेंट होल्डर शुड बी समवन फ्रॉम अस, नॉट फ्रॉम योर साइड। ऑलराइट, सो इस तरीके से काफी सारी चीजें जो है आई सामने। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को सॉरी, और घंटी दबा दीजिए चप्पल उतार के, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद।